हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। और हम आपके ग्रुप डी के तैयारी के एवज में एक नए सीरीज़ को लेके आए हैं, जिसमें से चैप्टर वाइज सीरीज में हम क्वेश्चन करते जाएंगे। और यह साइंस का चैप्टर वाइज क्वेश्चन होगा, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम तक आते आते 500-600 क्वेश्चन का एक कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। तो काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं। पहला आज का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कोशिका से। और कोशिका के बारे में किसी भी प्रकार का डिटेल्स आपको जानना है तो मेरा एक वीडियो चैनल पर बना हुआ है, कोशिका के बारे में ही जानकारी दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ से हम टोटल कोशिका का जितना भी कोशिका से सवाल संभव हो सकता था हमने डालने का कोशिश किया है, और उसका फुल डिटेल अभी आपके सामने हम करने वाले हैं। तो इस फुल डिटेल को सॉल्व किए गए क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और इसका इंटरेस्ट से इसको देखने का कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं हम लोग। हमारी परिस्थिति ही हमारा मोटिवेशन है, यानी कि हमारा परिस्थिति जिस प्रकार का है, कैसा भी परिस्थिति है, हमारे घर परिवार के सदस्य का, हमारे समाज का, उस परिस्थिति से मोटिवेट होके हम अगर परिस्थिति को देख के अगर मोटिवेट नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर जो होगा वो हमें मोटिवेट नहीं कर सकता है, चाहे तो वो भगवान ही क्यों ना आ जाए। तो इस स्थिति में हमेशा रहिए कि आपका स्थिति कैसा है उसी से आप मोटिवेट होइए। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। क्लियर? आगे चलें। पहला सवाल कोशिका से ये रहा, कोशिका नाम किस जीव विज्ञान ने सर्वप्रथम दिया था? तो कोशिका के बारे में देख लेते हैं कि कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक विद्वान ने 1665 ईस्वी में किया था। क्लियर है? जिस कोशिका की इन्होंने खोज किया था वो एक मृत कोशिका था, लेकिन यह आएगा कि एक जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ल्यूवेन हॉक, वही ल्यूवेन हॉक जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी। 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। बात क्लियर है? अब कोशिका का काम क्या होता है? तो कोशिका हमारे जीवन के लिए भौतिक आधार के रूप में काम करता है। यह कोशिका जो होता है, कोशिका से ही शरीर का निर्माण होता है। कोशिका मिलकर शरीर का निर्माण करता है और इसी प्रकार से आगे प्रक्रिया चलते रहती है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। पहला चीज रॉबर्ट हुक है, और ये देखिए आपका डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में दिया हुआ है। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज किया था। और रॉबर्ट हुक ने ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा ही बनाया गया कोश सरल सूक्ष्मदर्शी है। सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज भी यह खुद के बनाए हुए सरल सूक्ष्मदर्शी में ही पहली बार इन्होंने मृत कोशिका को देखा था। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए आगे सवाल है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित कर देती है? ऑप्शन आपके पास है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल। अब थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि सेंट्रियोल को आपको समझने के लिए, सेंट्रियोल जो होता है वह सेंट्रोसोम के भीतर एक या दो सूक्ष्म नलिका होता है। सेंट्रोसोम के भीतर एक सूक्ष्म नलिका होता है, सूक्ष्म पदार्थ होता है, सूक्ष्म संरचना होता है, जिसे ही हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। बात क्लियर है? अब देखेंगे कि सेंट्रियोल जो होता है ना, ये सेंट्रियोल जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में दिया हुआ है, चारों ओर धागे की तरह रस्सी से, जिसे एस्ट्रल रेज कहा जाता है, एस्ट्रल रेज के माध्यम से घिरा हुआ होता है। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के भीतर पाया जाता है, और यह सेंट्रियोल जो होता है इसके चारों ओर एस्ट्रल रेज पाए जाते हैं, जिससे ही यह सेंट्रियोल घिरा हुआ होता है। बात कंफर्म है? बढ़े आगे। अब ये देखेंगे सेंट्रोसोम जो होता है वह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, या केवल जंतु कोशिका की संरचना होती है।
जंतु कोशिका की संरचना होती है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। बात क्लियर है? अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका फिगर क्या है। तो ये सेल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सेल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, और इस सेल में यह जो सेंट्रियोल्स है, यह संरचना सेंट्रियोल्स के बारे में बताता है। देखेंगे ये संरचना जो आप देख रहे हैं सेंट्रियोल है। यही सेंट्रियोल जो होता है वह केवल और केवल जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में इसका अभाव होता है। यह सेंट्रियोल को जब बड़ा करके देखेंगे माइक्रोस्कोप से, जब इसको बड़ा करेंगे तो कुछ सेंट्रियोल इस प्रकार से संरचना दिखाई देगा। क्लियर? इसका काम क्या होता है? तो यह एस्ट्रल रेज से ढका हुआ होता है, सेंट्रोसोम के भीतर पाया जाता है। अब यह सेंट्रोसोम क्या होता है, जिसके बारे में आगे सवाल दिया हुआ है, इससे हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि सेंट्रोसोम क्या होता है। फिलहाल इतना ही कि यह सेंट्रियोल के कारण ही जंतु कोशिका और पादप कोशिका अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रोसोम में ही यह सेंट्रियोल पाया जाता है। बढ़े आगे। और सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। आगे सवाल है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपन्न नहीं होगा? अब राइबोसोम की अनुपस्थिति हो जाए, राइबोसोम काम क्या करता है? तो राइबोसोम जो होता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहरी दीवारों पर पाया जाता है। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम की खोज अगर देखेंगे तो राइबोसोम की खोज किया था किसके द्वारा? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने सबसे पहले इसे पादप कोशिका में देखा था। थोड़ा सा लिखते चलेंगे, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने पहली बार 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में देखा। 1953 में पादप कोशिका में देखा। लेकिन यह राइबोसोम जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। जंतु कोशिका में इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? तो पैलाडे नामक विद्वान ने जंतु कोशिका में 2 साल के बाद 1955 ईस्वी में इसे देखा था और बताया कि केवल यह पादप में नहीं बल्कि जंतु कोशिका में भी राइबोसोम पाया जाता है। अब देखेंगे राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना काम इसका होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। बात क्लियर है? अब यह प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है, इसके कारण से प्रोटीन संश्लेषण के कारण इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात क्लियर है? अब देखेंगे प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम। थोड़ा सा राइबोसोम का फिगर पर ध्यान देंगे। राइबोसोम ये आपका रहा, ये सेल बना हुआ है और राइबोसोम आप इसमें देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के दीवारों पर पाया जाता है राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये आप देख रहे हैं, ये संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहरी दीवारों पर ये जो रूखा भाग देख रहे हैं, उठा हुआ ये बिंदु आप देख रहे हैं, यही सारा बिंदु जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये सभी राइबोसोम होता है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहरी दीवारों पर पाया जाता है और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सेल के नजदीक सेल के कोशिका के नजदीक मौजूद होता है। क्लियर? अब यह राइबोसोम जो होता है केवल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर मौजूद होता है। केवल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम 2 प्रकार का होता है, रफ और स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दीवारों पर राइबोसोम पाया जाता है। बात क्लियर है? तो राइबोसोम के बारे में ये जानकारी। आगे बढ़े। बात क्लियर है? चलिए आगे सवाल है स्क्रीन पर, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया अगर कार्य करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य हो सकता नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में बंद कर दे काम करना तो कौन सा काम इसमें से नहीं होगा? भोजन का अवकरण करना, भोजन का ऑक्सीकरण करना, या भोजन का अवशोषण करना, या भोजन का पाचन करना, कौन सा काम नहीं होता है? तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होता है। श्वसन की क्रिया के दौरान जानते हैं कि खूब मात्रा में
ऊर्जा निकलता है। ऊर्जा कितना निकलता है? तो लगभग 38 एटीपी ऊर्जा निकलता है। बात क्लियर है? 38 एटीपी ऊर्जा निकलता है, जिस कारण से खूब सारा ऊर्जा निकल जाता है। अतः यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बात क्लियर है? अगर यह माइटोकॉन्ड्रिया ना काम करे, थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर भी यहां पर देख लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर पाया जाता है सेल में, देखते चलेंगे, बात क्लियर होते चला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये प्लांट सेल का संरचना और इधर एनिमल सेल का संरचना है। ये छोटी सी संरचना जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसका और देखेंगे कि यह जो संरचना आप देख रहे हैं, यह संरचना माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। इसका काम ही होता है अब ऑक्सीकरण की क्रिया करना, यानी श्वसन की क्रिया करना। अब श्वसन की क्रिया करेगा, एटीपी ऊर्जा निकलेगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा 38 एटीपी। इसके कारण ही इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। बढ़े आगे, चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पर भी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज यहीं पर लिख देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। कब किया गया? 1890 ईस्वी में खोज किया गया था। लेकिन इसका नाम इन्होंने नहीं रखा था माइटोकॉन्ड्रिया, नाम इसका रखा बेंडा ने। कब? 1897 ईस्वी में, 7 वर्ष के बाद इसका नामकरण बेंडा नामक विद्वान ने दिया था। अल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था बायोब्लास्ट की संज्ञा दिया था। बायोब्लास्ट कहा था। बात क्लियर है? बढ़े आगे। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? अभी हमने बताया कि कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अभी हमने बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन। कब किया? 1890 ईस्वी में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा था, बायोब्लास्ट नाम दिया। तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसका दिया बेंडा नामक विद्वान ने। कब? 7 साल के बाद 1897 ईस्वी में। बढ़े आगे, चलिए छठा नंबर सवाल है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां पर होता है? प्रोटीन का संश्लेषण, अभी हमने बताया कि प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यही कारण है कि राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह राइबोसोम पाया कहा जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहरी दीवारों पर पाया जाता है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम 2 प्रकार का होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है और दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दीवारों पर ही राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से भी प्रोटीन के संश्लेषण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। राइबोसोम की खोज की अगर यदि जो बात करेंगे, तो राइबोसोम की खोज जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन, राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन एंड ब्राउन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। बात क्लियर है? रॉबिन्सन एंड ब्राउन नामक विद्वान के द्वारा राइबोसोम की खोज किया गया था। तो इन्होंने जिस राइबोसोम की खोज की, पहले भी बता चुके हैं कि इन्होंने पादप कोशिका में इसकी खोज किया। क्लियर है? लेकिन बाद में पैलाडे नामक विद्वान के द्वारा, पैलाडे ने बताया कि नहीं, केवल यह पादप में नहीं बल्कि जंतु कोशिका में भी, जंतु सेल में भी यह राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर है? रॉबिन्सन जो बताया वह 1953 ईस्वी में,
1953 ईस्वी में, जबकि जंतु सेल में पैलाडे ने 1955 ईस्वी में बताया। बात क्लियर है? बढ़े आगे, देख लीजिए ये राइबोसोम है। राइबोसोम आपका दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है। राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहरी दीवारों पर ये जो रफ साइड देख रहे हैं, ये बिंदु बिंदु देख रहे हैं, राइबोसोम इसी ये पूरा संरचना इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का ये, और संरचना में ये बिंदु बिंदु जो देख रहे हैं वो राइबोसोम है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहरी दीवारों पर पाया जाता है। बात आगे बढ़े, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग इसमें से है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग के अगर रूप में शामिल करेंगे हम लोग तो प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग को शामिल किया जाता है। प्लास्टिड जो होता है ना, वो प्लास्टिड केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड जो होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में, पादप सेल में पाया जाता है। देखेंगे तो यह प्लास्टिड जो होता है 3 भाग में बटा होता है, 3 प्रकार का होता है। ये जो प्लास्टिड होता है वह 3 प्रकार का होता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह हमारे शरीर का सबसे, हमारे नहीं कहेंगे प्लांट का कहेंगे, हम लोग तो एनिमल है, प्लांट का कहेंगे तो प्लांट का कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। क्लियर है? लेकिन अगर जंतु की बात करेंगे तो जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना सबसे बड़ी होती है। तो फिलहाल आपका प्लांट से पूछा है कि सबसे बड़ी कोशिकांग, ऑप्शन आपके पास है प्लास्टिड भी, तो प्लास्टिड हो जाएगा। पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग होता है प्लास्टिड, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। बढ़े आगे, अब इसी में से देख लेंगे सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी होती है। सेल की सबसे छोटी संरचना कौन सी होती है? तो कहेंगे राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटी संरचना होती है। देख लेंगे यहां थोड़ा सा प्लांट सेल में प्लास्टिड देख लेंगे कहां पर है। प्लास्टिड की संरचना पर ध्यान अगर देते हैं हम तो प्लास्टिड इस प्रकार से कुछ संरचना दिखाई देगा। ये जो नीचे वाला संरचना देख रहे हैं, ऊपर तो ये पूरा प्लांट सेल है और प्लास्टिड यह संरचना नीचे दिया हुआ है। क्लियर है? बढ़े आगे, तो सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड होता है जो प्लांट सेल का हिस्सा होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और एनिमल सेल के बारे में पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल सेल का सबसे बड़ा हिस्सा। लेकिन अगर डायरेक्ट आपसे ये पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा कोशिका सेल में क्या होता है, तो दूसरा सबसे बड़ा कोशिका, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है, तो दूसरी सबसे बड़ी कोशिका होती है सेल की। दूसरी सबसे बड़ी कोशिका अगर डायरेक्ट पूछेगा, प्लांट और एनिमल ना देगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया दूसरी सबसे बड़ी कोशिका सेल में हो जाएगी। लेकिन जंतु कोशिका में पूछेगा तो जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा जो सबसे बड़ी संरचना होती है। प्लास्टिड केवल सेल के बारे में पूछेगा तो प्लास्टिड हो जाएगा। प्लांट सेल के बारे में पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो भी प्लास्टिड आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? बढ़े आगे, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? अब थोड़ा सा संरचना देख लेंगे पादप कोशिका का कि पादप कोशिका ये देख रहे हैं पादप कोशिका है। पादप कोशिका की संरचना इस प्रकार से कुछ होती है। फिगर आपके माइंड में आना चाहिए, पढ़ते समय फिगर आपके माइंड में आना चाहिए, 100% आपको याद रहेगा। बाहर का ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये संरचना जो बाहरी संरचना आप देख रहे हैं प्लांट सेल में, यह सेल वॉल होता है। सेल वॉल की बात करें तो केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका केवल लगा दिए तो केवल पादप कोशिका में। क्लियर है? केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है सेल वॉल। और देखेंगे कि यह पादप कोशिका के चारों ओर, जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, चारों ओर एक जटिल संरचना होता है, एक हार्ड पार्ट होता है जो अंदर मौजूद जो बाकी सभी संरचनाएं होती है या सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के भीतर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इस सेल मेम्ब्रेन और इसके कोशिकांग को सुरक्षित रखने का काम कोशिका भित्ति का ही होता है। यह कोशिका भित्ति के बारे में कई सवाल पूछता है, जिसमें से कोशिका भित्ति के बारे में देखेंगे तो कोशिका भित्ति जो होता है वह सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज
लोज का बना हुआ संरचना होता है। यह पादप कोशिका के सुरक्षा और यांत्रिक पादप कोशिका में सुरक्षात्मक एवं कड़ा भाग होता है। बात क्लियर है। एक चीज और इसके बारे में ध्यान रखेंगे, यह पारगम्य होता है। यह ऐसी संरचना होती है जो परमिएबल होता है, पारगम्य होता है। क्लियर। अंग्रेजी में इसी को लिखेंगे तो परमिएबल। क्लियर। बढ़े आगे। तो यह परमिएबल होता है, पारगम्य होता है। सेल वॉल की बात करें तो यह सबसे बाहरी परत होता है सेल वॉल पादप कोशिका में। लेकिन जंतु कोशिका के बारे में वो पूछेगा कि जंतु कोशिका का सबसे बाहरी परत क्या होता है, तो उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। आगे हो सकता है कि सवाल आपका आ जाएगा। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करने का काम कौन करता है? अब कोशिका का एक निश्चित रूप प्रदान करने का काम में देख लेते हैं कि कौन करता है। तो कोशिका का एक निश्चित रूप प्रदान करता है कोशिका भित्ति। अब इसमें भी ऐड करना क्या है कि कौन सा कोशिका है। कोशिका तो दोनों में होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में। तो प्लांट कोशिका के बारे में अगर यह सवाल है तो प्लांट कोशिका के बारे में चला जाएगा कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका प्लांट सेल के सबसे बाहरी परत के रूप में कोशिका भित्ति पाया जाता है। हार्ड पार्ट होता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, परमिएबल होता है यानी कि पारगम्य होता है। क्लियर। और अगर हम लोग प्लांट एनिमल की बात करेंगे तो प्लांट एनिमल में सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है उसे ही कोशिका झिल्ली कहा जाता है, उसे ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। बात क्लियर है। तो यहां पर कोशिका का एक निश्चित रूप प्रदान करने का काम प्लांट सेल में कोशिका भित्ति करती है, और एनिमल सेल में यही काम, एक निश्चित रूप प्रदान करने का काम, सेल मेम्ब्रेन, यहीं पर थोड़ा सा लिख देते हैं, यह एनिमल में यही काम एनिमल में यह सेल मेम्ब्रेन करता है, जबकि पादप में प्लांट सेल में कोशिका भित्ति करता है। क्लियर है। देख लेंगे। प्लांट सेल आपका दिया हुआ है, प्लांट सेल के बाहरी दीवार यह बना हुआ है। बाहरी संरचना के बारे में देख लेंगे तो बाहरी संरचना सेल वॉल होता है। सेल वॉल, ये जो संरचना बाहर वाला संरचना देख रहे हैं, ये बाहरी संरचना ग्रीन वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, यही सेल वॉल है। देखेंगे यहां सेल वॉल है। यह सेल वॉल जो होता है वो काफी हार्ड पार्ट होता है, आंतरिक सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन इसी के बात अगर कर लेंगे एनिमल में, तो एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होता है जो संरचना पर निश्चित आकार प्रदान करता है। क्लियर है। बढ़े आगे। 10वां क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित जो संरचना होती है वह कौन सी होती है? इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अभी हम आपको दिखा चुके हैं फिगर कि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम शाखित होता है कि नहीं होता है। महीन धागे के रूप में संरचना था, उस पर एक बिंदु बिंदु संरचना था, कुछ इस प्रकार का संरचना आपको दिख रहा था। बिंदु बिंदु इस पर कुछ न कुछ स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा था, आपको दिखाई दे रहा था कि नहीं? यही स्ट्रक्चर क्या था? राइबोसोम था। और यह देखेंगे अंतःप्रद्रव्य जलिका, जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है, दो प्रकार का होता है। एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बात क्लियर है, समझ में आया? अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहरी दीवार पर कौन सा पाया जा रहा था? क्या पाया जा रहा था? ये बिंदु बिंदु आकार जो देख रहे हैं ये पाया जा रहा था। इसका मतलब है कि यह संरचना राइबोसोम का था, राइबोसोम का था। यही राइबोसोम जो होता है वह सेल का सबसे छोटी संरचना राइबोसोम होती है। यह राइबोसोम सेल की सबसे छोटी संरचना होती है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो अंतःप्रद्रव्य जलिका जो है वो महीन, शाखित रूप में तथा झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं से घना जाल होता है, जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है। देख लीजिए संरचना इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, ये संरचना देख रहे हैं, ये संरचना
ये संरचना जो आप देख रहे हैं, ये संरचना इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की संरचना है। ये यहां तक ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जिसके बाहरी दीवारों पर देख लीजिए खुरदरा बना हुआ है, तो रफ है। जबकि बाकी का ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये सॉफ्ट है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहरी दीवारों पर ही क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहरी दीवारों पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। बात क्लियर है? महीन शाखित धागा के रूप में, झिल्लीदार के रूप में यही पाया जाता है संरचना। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या होता है? पहले ही बता चुके हैं कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण होता है, जिस कारण से इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बात क्लियर है? इसकी संरचना किसने की थी, किसने इसकी खोज की थी, सभी हम चर्चा कर चुके हैं। अब राइबोसोम जो होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहरी दीवारों पर पाया जाता है। ये संरचना जो आप देख रहे हैं, ये रफ इंडोप्लाज्मिक और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दोनों का है। बाहरी दीवारों पर ये संरचना बिंदु बिंदु आकार का ये जो देख रहे हैं, यही आपका राइबोसोम होता है और यहीं पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, जिस कारण से इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? अभी चर्चा हमने किया है कि प्लांट सेल में केवल कोशिका भित्ति, केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लियर? संरचना देख लेते हैं कोशिका भित्ति की। यह बाहरी जो संरचना आप देख रहे हैं प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में एनिमल सेल में यह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। बात क्लियर है? देखिए सबसे बाहरी परत सेल मेम्ब्रेन, यह संरचना है एनिमल का। क्लियर? जबकि यह संरचना आपका प्लांट सेल का है। बाहरी दीवारों पर देख लीजिए, इसमें पाया गया है सेल बॉल, जबकि इसके बाहरी दीवारों पर सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल का संरचना जो बना होता है, निश्चित आकार जो होता है, वह इसी सेल मेम्ब्रेन के कारण होता है, जबकि एनिमल सेल में यह आकार कोशिका का जो होता है वह सेल मेम्ब्रेन निश्चित करता है। क्लियर है? तो इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, लवक यानी प्लास्टिड भी पाया जाता है। इसमें प्लांट एनिमल में प्लास्टिड भी पाया जाता है। यह प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के रूप में पाया जाता है। रिक्तिका यानी वैक्यूल्स जो होता है वह पादप कोशिका में पाया जाता है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सभी संरचना हो जाएगा। कोशिकीय श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? एक ही प्रकार का क्वेश्चन बार बार घूमता रहता है। तो कोशिकीय श्वसन सक्रिय भाग कौन सा इसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ना श्वसन की क्रिया हो रही थी। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी, और उस श्वसन क्रिया के दौरान 38 एटीपी ऊर्जा भी मुक्त हो रहा था। उस 38 एटीपी ऊर्जा जो मुक्त हो रहा था, जिसके कारण से ऊर्जा का घर कहा जाता है। ऊर्जा का घर कहा जाता है किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा? अल्टमैन नामक विद्वान ने किया था। क्लियर है? 1890 ईस्वी में। इसको नाम क्या दिया अल्टमैन ने? बायोब्लास्ट नाम दिया। क्लियर है? और बेंडा ने इसे नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। बेंडा ने नाम इसका माइटोकॉन्ड्रिया रखा 1897 ईस्वी में, नाम दिया बेंडा ने। क्लियर है? आगे बढ़े। ये देखिए आपका इस प्रकार से कुछ संरचना माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। बढ़े आगे। इसमें डीएनए पाया जाता है, क्रिस्टी के रूप में भी मैट्रिक्स इसी में पाया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। आप देख लेते हैं कोशिका देख लेते हैं अवर्णी लवक। अब प्लास्टिड की हमने चर्चा की थी। प्लास्टिड जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, और यह प्लास्टिड जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट,
दूसरा होता है वह होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, जबकि तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट होता है। क्लियर है। ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग हिंदी में कहेंगे तो आवर्णी लवक, आवर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट को अगर यदि जो कहेंगे तो हम लोग इसे कहा जाता है हरित लवक, जबकि क्रोमोप्लास्ट को कहेंगे तो वर्णी लवक इसे कहा जाता है। जैसे ही नाम से स्पष्ट है ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक, तो पौधे के किस भाग के कोशिका में पाया जाएगा? जहां किसी भी प्रकार का रंग नहीं होगा, वर्ण नहीं होगा। और रंग कहाँ नहीं होता है? पौधे के जड़ों में। तो पौधे के जड़ों की कोशिकाओं में यह अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। बात क्लियर है। जबकि क्लोरोप्लास्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे तो यह हरित लवक होता है। यह हरे भाग में पत्ती आदि जो हरा भाग होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि क्रोमोप्लास्ट जो होता है वह वर्णी लवक होता है। यह फूल फल जो रंगीन भाग होता है पौधे का, उसी में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। बात क्लियर है। तो अवर्णी लवक किस में पाया जाएगा? जड़ों की कोशिकाओं में, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग पैदा करता है। देख लेंगे थोड़ा सा, इसमें देखेंगे क्रोमोप्लास्ट। देख लीजिए, यहां संरचना दिया हुआ है क्रोमोप्लास्ट का, ल्यूकोप्लास्ट का और क्लोरोप्लास्ट का दिया हुआ है। देख रहे हैं, हरा है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वह रेड कलर का रंगीन भाग दिखाई दे रहा है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट में किसी भी प्रकार का रंग या सफेद होता है, जड़ों में पाया जाता है। आगे देखेंगे, फूलों और बीजों का विभिन्न रंग आकर्षक रंग पैदा होता है। किसके कारण से? अभी अभी चर्चा की है, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक इसी को तो कहा जाता है, वर्णी लवक इसी को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। जो फूलों रंगीन भाग और बीज रंगीन होता है तो क्रोमोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पौधे की जड़ों वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। बात क्लियर है। क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहा जाता है, हरित लवक कहा जाता है, यह क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? हरे भागों में पाया जाएगा। बात क्लियर है। बढ़े आगे, यहां पर देख लीजिएगा कि क्रोमोप्लास्ट कहाँ है, खोज लीजिएगा क्रोमोप्लास्ट कहाँ है, दिया हुआ है फिगर में। आगे, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। अभी बताए पत्ती का हरा रंग किसके कारण से हो जाता है? तो हरे भाग में कौन पाया जाता है भाई? तो वो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक इसका नाम है। इसको कहेंगे हरित लवक, हिंदी में इसी का नाम हरित लवक होता है। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरित लवक कुछ इस प्रकार से संरचना प्लांट सेल में हरित लवक का होता है। यानी क्लोरोप्लास्ट की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये संरचना क्लोरोप्लास्ट की संरचना, इसी को जब बड़ा करके माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इस प्रकार की कुछ संरचना दिखाई देती है। क्लियर है। हरे रंग का होता है, पत्ती वाले भाग में पाया जाता है, तो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। आगे है, कोशिका को आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आप देखेंगे, आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। यह लाइसोसोम जो होता है ना, इसमें कई प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। क्लियर। आपसे यह भी सवाल पूछ सकता है कि कोशिका का वह कौन सा अंग होता है जिसमें एंजाइम पाया जाता है? तो एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। और इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का क्या काम होता है कि जब उपापचयी की क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है, जिसके कारण से उसके भीतर मौजूद जो विभिन्न प्रकार के द्रव्य होते हैं वो जब सड़ना शुरू कर देता है, तो वहां की कोशिका क्या होता है? खुद नष्ट हो जाता है। और नष्ट होके इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में गुण जो पाया जाता है, सभी को नष्ट हुए द्रव्यों को पचा जाता है। अब जब यह पचा जाता है, जिसके कारण से यह स्वयं तो मर जाता है, स्वयं यह कोशिका वहां का क्या हो जाता है? मर जाता है, लेकिन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज कर देता है। यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वहां मौजूद सड़े हुए पदार्थों को पाचन कर जाता है। तो यही कारण है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। थोड़ा सा खोज की अगर चर्चा कर लेते हैं तो लाइसोसोम की खोज डी दुबे नामक विद्वान के द्वारा, डी
दुबे नामक विद्वान के द्वारा सन 1958 ईस्वी में किया गया था। बात क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए देख लीजिए, यहां दिया हुआ है आपका लाइसोसोम। आगे है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम, अभी चर्चा किया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। कभी कभी आपसे यह भी पूछ देगा कि कौन सा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये भी ध्यान रखेंगे। हाइड्रोलेजेज होता है, हाइड्रोलेजेज होता है तथा लाइपेजेज होता है, लाइपेजेज। इसके अलावा प्रोटोएजेज, प्रोटोएजेज पाया जाता है, या कार्बोहाइड्रेजेज, कार्बोहाइड्रेजेज होता है। बात क्लियर है? यह सभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है और सभी में पाचन करने का गुण पाया जाता है, सभी को सब पाचन कर जाता है, जिसके कारण से ही तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बात क्लियर है? बढ़े आगे, सेशन को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। आगे है इस प्रकार का ये लाइसोसोमिक संरचना, ये देखिए सेल बना हुआ है और इसमें सेल में ये जो संरचना आप पूरा का पूरा संरचना ये देख रहे हैं, पूरा का पूरा संरचना में यह डाइजेस्टिव वैक्यूल्स आप देख रहे हैं, ये संरचना लाइसोसोम, देखिए ऊपर दिया हुआ ये लाइसोसोम है, इसी में मौजूद ये सभी हाइड्रोलेजेज है, लाइपेजेज है, प्रोटोएजेज है और कार्बोहाइड्रेटेज, ये सभी संरचना इसी में मौजूद है। और जब कभी भी आसपास का उपापचय की क्रिया कमजोर पड़ जाता है तो यह स्वयं फट जाता है और फट कर यह अंदर में मौजूद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है वो बिखेर देता है, जिसके कारण से पूरा सड़े हुए पदार्थों का अवशोषण कर जाता है, पाचन कर जाता है। यही कारण है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह संरचना आप देख लीजिए लाइसोसोम का है। बात क्लियर? बढ़े आगे। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा पदार्थ होता है वह होता है जल। आगे है, निम्नलिखित में से किसने मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए होते हैं? तो जीव जो कोशिका का बना होता है वह रॉबर्ट, जीव जो कोशिका का बना हुआ होता है वह होता है इसमें से स्लाइडेन एंड स्वान। क्यों? क्योंकि इसने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था, सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी के तहत स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा था कि एक कोशिका जो होती है वही कोशिका का निर्माण करता है और एक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका के द्वारा ही हुआ है। तो स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में यह बताया कि एक प्लांट कोशिका का निर्माण कोशिका के द्वारा ही होता है, जबकि स्वान ने इसे 1839 ईस्वी में बताया कि जंतु कोशिका में भी कोशिका का निर्माण एक कोशिका के द्वारा ही होता है। अतः सेल थ्योरी 1838 से 39 में तभी कहा जाता है, 38 में स्लाइडेन और स्वान 39 में दिया था, इसे ही सेल थ्योरी का नाम दिया गया। बढ़े आगे, देख लीजिए 1839 ईस्वी में। लेकिन इसकी एक खास बात और थी कि यह जो स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था, यह पूरी तरीका से इस बात का पुख्ता नहीं हो पाया था कि एक सेल का निर्माण सेल के द्वारा ही होता है। बाद में जाके इसको बिरचाऊ नामक विद्वान ने सेल डिवीजन दिया, सेल डिवीजन का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि एक सेल की उत्पत्ति सेल डिवीजन के फलस्वरूप, सेल जब डिवीजन करता है, टूटता है, तो सेल का निर्माण होता है। तब जाके यह निश्चित हो पाया कि एक सेल की उत्पत्ति सेल के द्वारा ही होती है। क्लियर है? बिरचाऊ ने कहा। आगे बढ़े, 1855 ध्यान रखेंगे, बिरचाऊ ने कहा। आगे है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पहले ही बता चुके हैं कि कोशिका भित्ति जो होता है वह पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में यह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्लियर? आगे है,
गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है स्रावन करना, सेक्रीशन करना, अंग्रेजी में इसी को लिखेंगे तो सेक्रीशन, सेक्रीशन करना गोल्जी बॉडी का काम होता है। अब देखेंगे गोल्जी बॉडी होता क्या है, तो गोल्जी बॉडी संरचना थोड़ा सा देख लेंगे कि कौन सा संरचना कहाँ है, गोल्जी बॉडी संरचना कहाँ पाया जाता है। तो गोल्जी बॉडी अगर इसमें देखेंगे तो गोल्जी बॉडी का संरचना जो होता है ये मौजूद है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी है। ये कुछ इस प्रकार से संरचना जो आप देख रहे हैं ये गोल्जी बॉडी की संरचना होती है। गोल्जी बॉडी जो होता है ना वह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो यह झिल्ली युक्त होता है। यह संरचना जो होता है झिल्ली वाला होता है, नलिका युक्त होता है, नली इसमें पाई जाती है, यहीं पर लिख लेंगे, झिल्ली पाया जाता है, नली पाया जाता है, यह चपटी कुंडली भी पाया जाता है इसमें, क्या कुंडली भी इसमें पाया जाता है। इसी कुंडली की इसी कुंडली पर, इस कुंडली पर छोटी संरचना होती है, एक छोटी संरचना होती है, क्लियर। और इस संरचना को पुटिका कहा जाता है, इस संरचना को पुटिका कहा जाता है। क्यों भाई, तो यही पुटिका जो होता है ना, ये पुटिका जो होता है प्रोटीन को पैकेजिंग करने का काम करता है, प्रोटीन को पैकेज करता है, पैकेजिंग करने का काम करता है। और जिस स्थान पर प्रोटीन को जाना चाहिए उस स्थान पर यह उसे ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण से इसे सेक्रीशन वाला पार्ट कहा जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। सेल का वैसा भाग होता है जो ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करता है। और इसके अलावा कोशिका के भीतर मौजूद जो द्रव्य होता है, अगर कोई बाहर जाना चाहता है या बाहर से अंदर कोई द्रव्य आना चाहता है तो सेल वॉल के माध्यम से या कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से उसको अंदर और बाहर करने का काम करता है। यही कारण है कि इस गोल्जी बॉडी को कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है, क्लियर। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, किसे, इसी गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी की खोज किसके द्वारा किया गया था, कैमिलो गोल्जी नामक विद्वान के, तो नाम से ही स्पष्ट है कि गोल्जी बॉडी इसका नाम रखा गया, कैमिलो गोल्जी, क्लियर है। बढ़े आगे, चलिए, ये हमारा आज का ये पहला सीरीज जो था भाग पार्ट 1 था, जिससे सेल से सवाल था। पार्ट 2 में देखेंगे कि सेल से और कितना सवाल होता है, तब तक के लिए इंतजार कीजिए, हम आपके लिए पार्ट 2 भी लेके आएंगे, जिसमें ये बताएं कि और भी सवाल कितना आ सकता है कोशिका से। कुछ और सवाल है, 20-22 सवाल और होंगे जो कोशिका से आपसे पूछ सकता है, जिसकी चर्चा करेंगे हम लोग पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 1 था और पार्ट 2 का इंतजार करेंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए।